प्रतिमान एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे आपके लिए शुरू किया गया है ये फाउंडेशन बैच, जिसका उद्देश्य है आप सभी को शून्य से शिखर तक ले जाना। तो इसी में जो कंसेप्ट लिया गया है आज मैथमेटिक्स, मैं आपको इसमें पढ़ा रहा हूँ फाउंडेशन कोर्स में। और सबसे पहला चैप्टर जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है गणित का, वही हम स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है हमारा संख्या पद्धति। ठीक है, तो आइए जानते हैं थोड़ा संख्या की पद्धति क्या है हमारे सिस्टम में। संख्या पद्धति जो पहला चैप्टर है ये आपको सभी कॉम्पिटिटिव बुक में जो मिलेगा, पहला चैप्टर आपको यही दिखेगा। कौन सा? संख्या पद्धति, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है आपका नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम संख्या, जो इसका आप अर्थ समझेंगे इस चैप्टर का, ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, सारी संख्याओं के बारे में जो जानकारी हमें मिलती है मैथमेटिक्स में, वो इसी चैप्टर के अंदर मिलती है। तो हम इसमें संख्याओं को जानेंगे और कौन सी पद्धति हमारी संख्याओं की है गणित में, उसके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। तो आइए, हमारी जो पद्धति है इसमें गणित में, वो है हमारी दशमलव पद्धति। दशमलव पद्धति, और दशमलव पद्धति को अंग्रेजी में बोलते हैं डेसिमल सिस्टम। अब आपसे कोई पूछेगा कि डेसिमल सिस्टम क्या है, तो डेसिमल सिस्टम जो है हमारा, इसमें 10 अंक हैं और 10 अंक वो जो लिए गए हैं वो 0 से लेकर 9 तक हैं। और इसकी जो शुरुआत दशमलव पद्धति की थी वो आर्यभट्ट ने की थी, जिससे आप परिचित होंगे। आर्यभट्ट का नाम आपने सुना होगा। आर्यभट्ट भारत में 5वीं सदी में बहुत बड़े गणितज्ञ और खगोलविद रहे हैं, जिन्होंने उस समय पे दुनिया को गिनती लिखने का ज्ञान सिखाया, क्योंकि उन्होंने ही किस चीज़ का आविष्कार किया था? शून्य का आविष्कार किया था। अगर वो शून्य का आविष्कार ना करते तो शायद आज वो जितनी टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, सब में शून्य का कितना महत्व है, आज हम चांद तक पहुंच गए हैं, तो वो सब हम नहीं कर पाते अगर आर्यभट्ट ने हमें शून्य नहीं दिया होता। क्योंकि 9 से आगे हम गिनती ही नहीं लिख पा रहे थे, 10 हम लिख ही नहीं पा रहे थे, तो कैसे संभव हो पाता ये सब? तो उनकी ये देन हमें याद रहेगी। और दूसरा, उन्होंने हमें दिया गणित में ही दशमलव पद्धति, जिससे कि हम ये सब जान पाए और आगे अंकों के बारे में हमने इतना डिटेल सब कुछ जाना। तो आइए इसमें देखते हैं। पहली चीज तो हमने समझी कि भाई संख्या की पद्धति हमारे सिस्टम में कौन सी है? दशमलव पद्धति है। और दशमलव पद्धति में कितने अंक हैं? 10 अंक हैं। ठीक है, और इसकी जो खोज की थी दशमलव पद्धति की, वो किसने की थी? आर्यभट्ट ने की थी। यहाँ तक सबको बात क्लियर है। और जो दशमलव पद्धति, जैसे इसमें जो हमारी पद्धति है, इन्हीं से हमने डिजिट्स से इनका इस्तेमाल करके इन अंकों का कुछ नंबर बनाए हैं, जितने कि हम अनंत तक कितने भी नंबर बना सकते हैं इनका इस्तेमाल करके। सिर्फ इन्हीं 10 का इस्तेमाल किया जाएगा। आप कोई सा भी नंबर लिखिएगा, इन्हीं का इस्तेमाल होगा। तो जैसे कोई हमने नंबर बनाया 321, है ना, तो ये संख्या हमारी बन गई। अब इस संख्या में हमसे 2 चीज़ें हमसे कोई पूछ सकता है, कोई भी चीज़, कि भाई ये जो 1 है, ये जो अंक है 1, और ये जो 2 है अंक, और ये जो तीसरा अंक है ना, इनका स्थानीय मान क्या है, या फिर इनका जातीय या अंकीय मान बोलते हैं, वो क्या है? तो आइए जानते हैं इसमें अंकीय और जातीय मान के बारे में किसी संख्या के। ठीक है, तो जैसे हमने कोई दूसरी संख्या ली 8536। 8536 एक संख्या है, 4 अंकों की संख्या है, इसमें 4 अंक इस्तेमाल हुए हैं। तो देखो, इसमें 2 चीज़ें हमसे इस संख्या में हमसे कोई पूछ सकता है एग्जाम में। क्या चीज़? जो अभी मैंने बताया, एक तो स्थानीय मान। स्थानीय मान, स्थानीय मान को अंग्रेजी में कहेंगे प्लेस वैल्यू। और दूसरी चीज जो हमसे पूछ सकता है वो है हमारा अंकीय या जातीय मान। अंकीय या जातीय मान कुछ भी लिखा आ सकता है, दोनों का एक ही मतलब है, और इसको अंग्रेजी में कहते हैं फेस वैल्यू। तो अब हमें समझ आया
कि कोई भी संख्या में अगर हमसे छोटा से छोटा प्रश्न कोई पूछेगा तो वो क्या पूछ सकता है इस संख्या के बारे में, वो उसका पूछ सकता है स्थानीय मान बताओ किसी भी अंक का, या फिर किसी भी अंक का हमारा अंकीय या जातीय मान बताओ। तो ये जो अंकीय या जातीय मान है सबको दिमाग में फिट कर लेना है, ये वही होता है जो अंक है। जैसे 0 का अंकीय मान अगर मैं पूछूं तो 0 ही होगा, या 1 का अंकीय मान पूछूं तो 1 ही होगा, चाहे कोई भी हमारी संख्या हो। तो इस संख्या में जो हमें दी हुई है संख्या, तो इस संख्या के अंदर जैसे हमारा 6 जो है वो इकाई अंक पे है, और इस संख्या के अंदर हमसे 6 का कोई अंकीय या जातीय मान पूछ रहा है, तो उस 6 का अंकीय या जातीय मान कितना होगा, 6 ही होगा। ठीक है। इसके बाद 3 लिखा हुआ है, 3 का हमें कोई पूछे कि भाई 3 का अंकीय या जातीय मान बताइए, तो 3 का भी अंकीय मान कितना होगा, 3 ही होगा। ऐसे ही 5 का अंकीय मान क्या होगा इस संख्या में, 5 ही होगा। और ऐसे ही 8 का अगर बात करें तो 8 का अंकीय मान भी 8 ही होगा। तो इसमें तो मुझे लगता है किसी बच्चे को कोई परेशानी नहीं होगी कि हमें अगर कोई संख्या दी जाए और हमसे किसी भी अंक का हमसे अंकीय मान पूछे तो हम तुरंत बता सकते हैं 6 का 6 ही होगा, 3 का 3 ही होगा, 5 का 5 ही होगा, या जो भी संख्या है 9 का 9 ही होगा, या 8 का 8 ही होगा। तो ये तो बिल्कुल सिंपल हो गया, ये तो आराम से सबकी समझ आ गया। ठीक है। अब देखते हैं हम थोड़ा सा स्थानीय मान को। तो स्थानीय मान क्या है कि भाई कोई इस संख्या में जो अंक हमने इस्तेमाल किए हैं ये किस स्थान पे हमारे आ रहे हैं। तो वो जैसे आप बचपन में पढ़ाया जाता था कि ये क्या है, इधर से पढ़ना शुरू करते थे हम, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, सबको याद होगा ये बात, बचपन में सिखाते थे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो इसमें जो 6 है अंक वो इकाई अंक पे है, और 3 जो है हमारा दहाई के अंक पे है, और 5 जो है हमारा सैकड़े के अंक पे है, और 8 हमारा जो है वो 1000 के मतलब प्लेस पे है, या कहें तो 1000 के स्थान पे है। तो हमारा 6 की बात करें इसकी कि 6 का स्थानीय मान क्या है, तो आपको ध्यान रखना है जो इकाई अंक पे संख्या है उसको हम 1 से गुणा करके उसका स्थानीय मान निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ पे 6 से 1 की गुणा करेंगे, यहाँ पे कितना आ गया इसका स्थानीय मान, 6 आ गया। ठीक। दूसरी संख्या हमने देखी 3। अब 3 आप जान रहे हैं यहाँ पे इकाई दहाई, दहाई के स्थान पे है, इसलिए हम किससे गुणा कर देंगे, 10 से गुणा कर देंगे। क्या आ जाएगा, 3 दहाई 30। तो इसका 3 जो अंक है उसका स्थानीय मान आपका हो गया 30। ऐसे ही अगले को देखो आप, 5 जो है हमारे सैकड़े के स्थान पे है, तो हमारा 100 से गुणा हो जाएगा, और हमारा आंसर कितना आ जाएगा इसका, 500 आ जाएगा। ऐसे ही हमसे अगर कोई पूछे कि 8 का मुझे स्थानीय मान बताओ, तो 8 कौन से स्थान पे है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो 1000 से गुणा हो जाएगी, 1000 से गुणा होके इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 8000। तो आप देखिएगा यहाँ पे इसी संख्या में आपका 6 जो है, 6 का आप देख रहे हैं स्थानीय मान कितना हो गया, 6 ही हो गया क्योंकि इकाई अंक पे था। ऐसे ही 3 को आपने देखा दहाई के स्थान पे था, इसलिए इसका कितना हो गया, 30 हो गया। ऐसे ही ये सैकड़े के स्थान पे था, इसका कितना हो गया, 500 हो गया 100 से गुणा करके, और ये 1000 के स्थान पे था तो इसका स्थानीय मान क्या हो गया, 8000 हो गया। आप एक चीज और नोटिस करिएगा, कोई भी संख्या है, जैसे ये संख्या हमारी थी, इसी संख्या में हमारा एक चीज कॉमन हमें दिख रही है। वो क्या चीज है, जो इकाई अंक था, जो ये वाला अंक था स्पेशल, इसका देखो स्थानीय मान और हमारा अंकीय या जातीय मान क्या है, एक ही है। तो यहाँ पे एक छोटी सी बात आप इसी को नोट्स बनाते हुए लिख लेंगे साथ में। क्या, यहाँ पे हम नोट करके लिख देते हैं, आप भी नोट कर लीजिएगा ये चीज, क्या कि किसी संख्या में इकाई अंक का, इकाई अंक कहते हैं यूनिट डिजिट को, इकाई अंक का स्थानीय मान व जातीय मान समान होता है। आ गया ये बात आपको समझ में कि किसी भी संख्या में इकाई अंक का स्थानीय मान और जातीय मान क्या होगा, समान होता है। ठीक है।
तो आप ये चीज़ याद रखेंगे अपनी कोई भी संख्या के अंदर, और आपको जैसे एग्जाम्पल लेके सिखाने जा रहे हैं आगे कि भाई कैसा सवाल हमसे इसमें बनेगा। निकालना तो हम सीख गए, दोनों चीज़, अंकीय मान निकालना सीखा हमने, आसानी से निकाल लिया। ऐसे ही हमने स्थानीय मान सीख लिया है निकालना। अब आओ एक संख्या लेते हैं, प्रश्न लेते हैं इस पे कि कैसे हम प्रश्न इसको करते हैं, क्या प्रश्न इसमें आते हैं। तो इससे एक प्रश्न बनता है छोटा सा, मैं 2-3 प्रश्न लिख रहा हूं समझाने के लिए कि संख्या, आप भी मेरे साथ नोट करते चलिएगा इस चीज को। संख्या 8 7 5 9 4 7 में 7 सेकेंड, ये थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है। 7 4 7 के स्थानीय मानों के बीच अंतर ज्ञात करो। आपसे कोई इतनी सी सवाल कर सकता है कि कोई आपको संख्या दे देगा इस तरह से, और आपसे किसी अंक का भी इसमें इस तरह से प्रश्न बना सकता है कि जैसे ये प्रश्न हमारे सामने है कि 7 के स्थानीय मानों का हमें क्या बताना है, अंतर बताना है उनके बीच में। तो 7 हमें जो दिख रहा है इस संख्या के अंदर वो 2 जगह दिख रहा है, एक तो हमारा ये है और एक हमारा ये है, ठीक है। तो जो ये वाला 7 है, आप बताइए ये वाले 7 और ये वाले 7 का स्थानीय मान पहले निकालना पड़ेगा। पहले इस वाले 7 का हम स्थानीय मान देखें तो कितना है इसका स्थानीय मान, ये कौन से स्थान पे है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो 10,000 के स्थान पे है, इसलिए हम इसका स्थानीय मान निकालने के लिए 10,000 से गुणा कर देंगे। कितना आ जाएगा, 70,000 आ जाएगा, ठीक। दूसरा जो 7 है हमारा, इस 7 का स्थानीय मान अगर देखें तो इस वाले 7 का स्थानीय मान यहाँ पे कौन से स्थान पे है, इकाई और दहाई के स्थान पे है। तो इसका अगर निकालेंगे स्थानीय मान कितना आ गया, 10 से गुणा करके कितना आ गया, 70 आ गया। तो इन दोनों के बीच में हमें अंतर बताना है। अंतर का मतलब होता है बड़ी संख्या से हम छोटी संख्या को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो अंतर आसानी से हम निकाल सकते हैं, 0 3 9 9 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 6। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आपको आया समझ? एक बार मैं फिर बता दूं आपको, हमने एक संख्या ली थी जिसमें हमसे सवाल पूछा गया था 7 के स्थानीय मानों के बीच अंतर क्या होगा। अब 7 इसमें 2 जगह था, तो हम दोनों के स्थानों का पहले स्थानीय मान निकालेंगे, 2 जगह है तो, और उनके बीच अंतर निकाल देंगे। जैसे इस वाले 7 का हमारा कितना आया, 70,000 हमारा स्थानीय मान आ गया। इस वाले 7 का कितना आ गया, 70 आ गया। और इन दोनों के बीच हमने अंतर निकाल के दिखा दिया, कितना आ गया, 69930, और ये हमारा हो गया आंसर। तो ऐसे ही दूसरा प्रश्न लेंगे एक और, एक बार आप नोट करते चलिएगा। अगर समय आपको नोट करने में ज़्यादा लग रहा है तो इसका आप बीच में स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं, अगर आपको समझ आ गया है तो। जैसे दूसरा सवाल मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि संख्या 9 में 6 के स्थानीय मान तथा 5 के स्थानीय मान का योग क्या होगा, मान का योगफल क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो प्रश्न क्या है, पहले प्रश्न को एक बार जरूर पढ़ेंगे। संख्या हमें दी हुई है, एक ये सामने है हमारे, इसमें प्रश्न पूछा गया है कि हमें 6 के स्थानीय मान तथा 5 के स्थानीय मान का योगफल बताना है। योगफल आप सब जानते होंगे, जोड़ना है ना, योग करना। तो पहले सबसे पहले स्थानीय मान निकालेंगे। जैसे पहला संख्या का स्थानीय मान पूछा है 6,
तो 6 का स्थानीय मान इसमें कितना हो जाएगा बताओ? 6 का स्थानीय मान हो जाएगा, 6 कौन से स्थान पे है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो 6 को आप किससे गुणा कर देंगे? 10,000 से गुणा कर देंगे और आपको कितना मिल जाएगा? 60,000। आप वैसे एक चीज और ध्यान रखिएगा मेरी, आप अगर ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार नहीं करना चाहते तो एक आसान सी बात आप सीख लीजिएगा इसमें। जिसका भी हमें स्थानीय मान निकालना हो, जैसे हमें 6 का निकालना था, तो हमें बस आगे देख लेना है निकालते हुए उसका वैल्यू स्थानीय मान का क्या, कि उसके आगे कितने डिजिट लिखी हुई हैं, कितने अंक हैं। तो इस 6 के आगे 1 2 3 4 4 अंक हैं, हम बस 6 लिख के उसके आगे 4 जीरो लगा देंगे। ठीक है, तो आसानी से ये सब भी नहीं आपको करना पड़ेगा, बाकी सीख लीजिए आप ऐसे भी। और शॉर्टकट में आप कैसे करेंगे कि जो भी हमारी संख्या है, संख्या में हमारा जो भी अंक है उसके आगे गिन लेना है। जैसे 6 था तो 6 के आगे हमने गिन ली कितने कितने अंक हैं, 1 2 3 4, 4 जीरो इसके आगे लगा दिए, आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे ही हमें 5 का स्थानीय मान निकालना है तो हम ऐसे ही निकालेंगे। देखो 5 का स्थानीय मान क्या होगा, यहाँ पे 5 का स्थानीय मान अगर निकाल रहे हैं तो 5 के स्थानीय मान निकालने के लिए 5 के आगे कितने अंक हैं? 2 अंक हैं, तो आप 2 अंक लगा दीजिए, 2 जीरो लगा दीजिए, आपका ये आ जाएगा क्या, इसका 5 का स्थानीय मान इसमें। या फिर हम क्या करते कि 100 से, क्योंकि सैकड़े के स्थान पे था तो 100 से हम गुणा कर देते इसको, तब भी हमारा आ जाता है ना। यहाँ तक बात समझ आ रही है? अब दोनों के स्थानीय मान आ चुके हैं, दोनों के स्थानीय मान का हमें क्या पूछा था? योगफल। योगफल का मतलब क्या बताया था? इसमें हमें जोड़ना है। ठीक है, तो जोड़ देते हैं आप, इसमें 500 आप जोड़ देंगे ये, तो आपके पास उत्तर आ जाएगा 00506, और ये इस सवाल का क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सबको ये बात समझ आई? एक बार फिर देख लीजिएगा, संख्या हमें दी हुई है, इसमें 2 के बीच में स्थानीय मानों के हमें योगफल निकालना था इनके, मतलब 6 का हमें स्थानीय मान और 5 का स्थानीय मान का हमें योगफल निकालना था। तो पहले हमारा काम क्या है कि जो हमें निकालना है, जैसे स्थानीय मान के लिए बोला है तो पहले स्थानीय मान हमने निकाला और उसके बाद क्या कर दिया, हमने उनका योगफल कर दिया और हमारा आंसर आ गया। आइए एक और सवाल इसमें तीसरा, जैसे अलग अलग टाइप के कैसे बनते हैं। एक और तीसरा सवाल हमने लिखा कि संख्या 94382 में 4 के स्थानीय मान तथा 8 के जातीय मान का गुणनफल क्या होगा? तो इस सवाल को पहले ध्यान से देखिएगा। संख्या हमें दी हुई है एक, और इसमें हमसे पूछा है 4 का स्थानीय मान और 8 के जातीय मान का गुणनफल हमें बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले तो 4 का स्थानीय मान ये निकालेंगे, फिर उसके बाद 8 का जातीय मान हम निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे जातीय लिखा हुआ है, मान ये मैं लिख देता हूँ। ठीक, तो सबसे पहले हमारा काम है 4 का स्थानीय मान। तो 4 का हमने स्थानीय मान निकाल लिया, क्या है, आप इस तरह से लिख के करेंगे। अगर कोई एग्जाम आप छोटी क्लास का दे रहे हैं तो लिख के आप कीजिएगा। ठीक है, कंपटीशन का दे रहे हैं तो कोई वहाँ लिखने की जरूरत होती नहीं, ऑप्शन हमारे पास होते हैं। ठीक, तो 4 का हमने स्थानीय मान निकाल लिया। अब आप सीख गए हम 4 का स्थानीय मान कैसे निकालेंगे, आगे बस अंक गिन लेंगे। कितने अंक हैं? 3 अंक, 3 जीरो हमने लगा दिए। ठीक, अब हमसे बोला है 8 का जातीय मान, तो 8 का जातीय मान इस संख्या में क्या होगा? 8 ही होगा। ठीक, अब हमसे बोला है इनका गुणनफल बताइएगा। ठीक है, आप अभी पीछे बताया गया कोई भी अंक होता है तो उसका जातीय मान वही होता है। जैसे 8 ही अंक है, हमसे 8 के बारे में बोला गया है, तो 8 का जो जातीय मान होगा वो कितना होगा? 8 ही होगा। अब आगे गुणनफल करना है तो इसकी हमें बस गुणा कर देनी है। कितना जाएगा? 32,000। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 32,000, क्योंकि जिसमें जीरो लगे हों, कितना आसान होता है गुणा करना, आप जानते ही हैं। बस 8 को 4 से गुणा करके 32 और 3 जीरो आपको यहाँ पीछे लगा देने हैं। ठीक, तो यहाँ तक आप बात समझ पाए।
छोटे से छोटे प्रश्न भी आपको सिखाए जा रहे हैं, ताकि आपको अगर बेसिक भी आपका अगर क्लियर नहीं होगा तो आगे की बात आप समझ नहीं पाएंगे। तो आपको मतलब कोशिश की जा रही है कि यहाँ से बेसिक से ही आपकी शुरुआत की जाए, और बेसिक क्वेश्चन जो स्टार्टिंग से बनते हैं उन्हीं से हम आपको मतलब लेके चलें, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं इसमें। अब जानते हैं थोड़ा संख्याओं के बारे में। तो संख्या हमारी किस किस प्रकार की होती है गणित में, तो मैं पहले थोड़ा सा आपको समझाता हूं। क्या जो संख्याएं हैं टोटल गणित के अंदर, जो संख्याएं हैं जिनको सम्मिश्र संख्याएं बोलते हैं, जो कुल मिलाकर सारी संख्याओं को मिक्स अगर हम कर दें तो उन्हें बोला जाता है सम्मिश्र संख्याएं। सारी संख्या जो है दो भागों में हमारी बांटी गई, दो भागों में सारी संख्याओं को बांट दिया गया है, जिसे पहले को कहते हैं हम वास्तविक संख्याएं। और आप ध्यान रखिएगा, आपको माइंड मैप से पढ़ना है। आप कितना भी रटेंगे चीज़ों को तो रट के याद कर लेंगे फिर भूल जाएंगे, ये दिक्कत आपको होती रहेगी। तो ये दिक्कत आपको ना हो इसलिए आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे जैसे पढ़ाया जा रहा है, जो स्ट्रेटजी यहाँ पे अपनाई गई है कि माइंड मैप के थ्रू आपको मतलब सिखाया जाए, जिससे कि पूरा चार्ट आपके दिमाग में हो, आप उसे जल्दी से जल्दी रिवाइज कर पाएँ। जितनी जल्दी आप रिवीजन करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो आप मतलब जल्दी से जल्दी सीख पाएंगे। देखो, सीखने का एक तरीका मैं आपको बता देता हूँ। एक दो बातें जो पढ़ाई जो भी बच्चा कर रहा है, चाहे वो 6th क्लास में है या मतलब तैयारी कर रहा है किसी कंपटीशन की, या IAS की तैयारी कर रहा है, या कुछ भी वो कर रहा है, तो वो सभी के लिए वो ज़रूरी हैं। दो बातें जो पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए ज़रूरी हैं। क्या? एक तो आप चीज़ों को लिखिएगा। लिखने का मतलब होता है जैसे आप 4 बार अगर पढ़ेंगे और 1 बार लिखेंगे तो बराबर हो जाएगा वो। मतलब आपने अगर 4 बार पढ़ा तो भी वो उतना ही याद रहेगा अगर आप 1 बार लिख लेते हैं। तो मुझे मानना है कि 4 बार पढ़ने से अच्छा है कि हम 1 बार लिख के पढ़ें, वो हमारे लिए मतलब लाभदायक है, ठीक। और मतलब इन चीज़ों का जो माइंड मैप का सवाल है, माइंड मैप से आप जल्दी रिवीजन कर सकते हैं। तो ये आप समझिएगा, यहाँ पे दो भागों में बांटा गया है संख्याओं को। एक है हमारी वास्तविक संख्याएं और एक है हमारी काल्पनिक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं को अंग्रेजी में बोलते हैं हमारा रियल नंबर्स, और इन काल्पनिक संख्याओं को बोला जाता है इमेजिनरी नंबर। ठीक, ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा अभी बस ये 11वीं और 12वीं या जो बच्चे नीट IIT की इन सब की तैयारी करते हैं उन्हीं को मतलब पढ़ना होता है 11th 12th में। अभी जो 10वीं तक जितनी भी संख्याओं के बारे में आपको जानना है वो है हमारी वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याओं को आप जानिएगा, वास्तविक संख्याएं कितने भागों में विभक्त हैं, तो आप यहाँ से समझेंगे जितनी भी संख्याएं हैं वास्तविक वो भी 2 भागों में विभक्त हैं, जिनको कहते हैं, एक है हमारी दशमलव संख्याएं जिनमें दशमलव लगा होता है, और दूसरे हैं हमारे पूर्णांक जिनमें दशमलव नहीं होता, यानी कि जो पूर्ण अंक हैं अपने में मतलब पूर्ण हैं उनमें दशमलव नहीं होता है, तो उन्हें कहते हैं हम पूर्णांक। इनको अंग्रेजी में आप जानते ही हैं डेसिमल नंबर बोलेंगे, ठीक। और पूर्णांक को बोला जाता है अंग्रेजी में इंटीजर्स, ठीक। तो यहाँ तक आप माइंड में सेट कर लिए। पूरे गणित में संख्याएं 2 भागों में विभक्त हैं, एक हमारी वास्तविक और एक हमारी काल्पनिक। और वास्तविक संख्याएं भी 2 भागों में विभक्त हैं। कैसे? एक है हमारी दशमलव संख्याएं और दूसरे हैं हमारे पूर्णांक, ठीक। इससे आगे तो पहले समझेंगे हम वास्तविक संख्याओं में वास्तविक संख्याएं, ठीक है। वास्तविक संख्याओं में सबसे पहले हम समझ रहे हैं दशमलव को, ठीक। दशमलव जो हैं, कितने प्रकार के दशमलव हैं हमारे, तो दशमलव नंबर आप जब देखेंगे तो दशमलव 3 प्रकार के आपको दिखेंगे। वो कौन कौन से 3 प्रकार हैं? एक होते हैं शांत आवर्ती के,
शांत, बिल्कुल, जैसे इनका नाम ही आप समझ पा रहे हैं, आवर्ती होता है रिपीटेशन, है ना, जो कि क्या है, इनको अगर इंग्लिश में बोलें तो ये है हमारे रिपीटिंग एंड टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग एंड टर्मिनेटिंग। दूसरे जो दशमलव हम जानेंगे, दूसरे दशमलव को कहते हैं अशांत आवर्ती। आवर्ती तो इसमें भी होती है पर शांत नहीं हो पाती है वो, तो इसको कहा जाता है रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक, तीसरे जो है हमारे, उनको कहा जाता है अशांत और अनावर्ती। इसमें अनावर्ती का मतलब है रिपीट भी नहीं होता है, ठीक है। तो इस प्रकार के दशमलव को हम कहेंगे अंग्रेजी में नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। सब एक बार समझ लीजिएगा, जो हमारे वास्तविक संख्याओं में हम दशमलव जान रहे हैं, दशमलव के 3 प्रकार हैं। 3 प्रकार कौन कौन से हैं? शांत आवर्ती, अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती। तो ये शांत आवर्ती क्या होती है? शांत आवर्ती, जैसे आप अगर 3 को 4 से डिवाइड करने लग जाएं, 3 को आपने 4 से डिवाइड करना शुरू किया, तो अब इसका मतलब आंसर क्या आएगा? 4 से यहाँ भाग नहीं जाएगा 3 में, सब जानते हैं। तो आप क्या करेंगे? पहले दशमलव लगा लेंगे और इसके आगे 0 मान लेंगे और फिर भाग करेंगे। जैसे यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ करके, अगर हम 4 से 3 को भाग करने लग जाएं, तो दशमलव लगा दिया पहले, क्योंकि इसमें भाग नहीं जाएगा 3 में, तो एक 0 हम लगा लेते हैं यहाँ। तो 4 सत्ते 28, 2 बचेगा शेष, और क्योंकि दशमलव लगा हुआ है फिर से 0 लगा लेंगे, 4 पंजे 20, और इसका आंसर आ जाएगा, मतलब ये यहीं रुक जाएगा। इसलिए इसकी आवर्ती जो है इस दशमलव की है, ये भी दशमलव आया है ना, आंसर क्या है इसका? 0.75। तो ये भी एक डेसिमल है ना, दशमलव संख्या है। तो दशमलव संख्या कैसी है? ये शांत आवर्ती की है, क्योंकि इसमें जो आवर्ती है वहां पे क्या हो गई है? शांत। रिपीट तो इसमें भी हो रहा है, इसमें आगे जैसे आवर्ती किस चीज की हो रही है तो आप जानेंगे आगे। अगर हम 0 0 कितने भी लगा दें, इसका कोई महत्व नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि इसमें 0 की आवर्ती हमारी हो रही है, या 0 इसमें रिपीट हो रहा है। तो इसकी कैसी है, इसका जो मतलब आप इसको समझ रहे हैं कि ये कैसा हो गया है? शांत हो गया, मतलब शांत हो गया, वहां पे पूरा हमारा कट गया, हमारा आंसर आ गया। अब दूसरे वाले की बात करते हैं, ये क्या होता है? अशांत आवर्ती। जैसे आप 20 को मान लिया, या आप 3 से 1 को भाग करने लग गए, आपने लगाया दशमलव, ठीक है, मतलब आप 1 को 3 से भाग कर रहे हैं, तो आपने दशमलव लगा लिया यहाँ पे, और आपने एक 0 ले लिया, और अब पहाड़ा पढ़ा 3 तिया 9, फिर क्या हुआ? फिर 1 बचा, फिर 0 लगाया, 3 तिया 9, फिर 1 बचा, फिर 0 लगाया, 3 तिया 9। तो आपका अगर पूरा जीवन भी अगर चला जाएगा तो ये कभी शांत नहीं होगा। इसलिए इन दशमलव का नाम जो गणित में रखा गया है वो क्या रखा गया है? अशांत आवर्ती। और आवर्ती किस चीज की हो रही है? इसमें 3 की, 3 इसमें बार बार आ रहा है, 3 ही आ जाएगा, चाहे कितना भी हम लंबा लिख दें इसमें 3 ही 3 आ जाएगा। तो ये वाले जो दशमलव है हमारे क्या कहलाते हैं? अशांत आवर्ती के। जैसे ये है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 3 3 3, और फिर इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे डॉट डॉट लगा देते हैं, और इसका मतलब ही ये होता है कि ये जो 3 है ये अनंत तक 3 ही 3 आता रहेगा, चाहे हम कभी तक भी इसको भाग करते रहे, 1 बचता ही रहेगा, 0 लगाते रहेंगे, 3 बार वो जाता ही रहेगा। ठीक है, तो यहां तक आपको बात समझ आई। एक तो हमने समझे कौन से? शांत वाले, एक समझे हमने अशांत वाले, और एक होते हैं
अशांत अनावर्ती, जैसे कोई दशमलव लिखा हो इस प्रकार का 0.1236987 और इस तरह से लगा हो, इसका इसका मतलब यही है। आगे भी कुछ आ रहा है डॉट डॉट का, ठीक है, और इसमें ना तो कुछ रिपीट हो रहा, तो इसलिए कैसा है, अनावर्ती, और शांत भी ये नहीं हो रहा है। तो ये वाले जो अशांत अनावर्ती वाले हैं, इनको हम बोलते हैं गणित में अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, और अंग्रेजी में इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। ऐसे ही ये वाले जो हैं दोनों ऊपर के, जो ये दो थे ऊपर के, इन दोनों को गणित में बोला जाता है परिमेय संख्याएं। इनका जो रूप आएगा आपका निकल के, वो क्या होगा, परिमेय संख्या होगी। तो इन दोनों को दशमलव से ही इन दोनों का जन्म हुआ है गणित में, किसका, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का। आप समझ पा रहे हैं यहाँ तक बात? एक बार फिर देख लीजिएगा कि दशमलव कितने होते हैं, 3 प्रकार के, जिसमें कि आप जानते हैं शांत आवर्ती, अशांत आवर्ती, और तीसरा क्या है, अशांत अनावर्ती। तो पहले जो दशमलव हैं, आप देख रहे होंगे मैंने भाग किया, ये बटे में लिख दिया, इसको हम बदल सकते हैं। जैसे अगर हम 0.75 को बदलें इसी को दोबारा, तो हम बदल सकते हैं क्या, कि 75 लिखा है, नीचे क्या लगा लेंगे, 2 जीरो दशमलव हटा के, और फिर ये 25 से काट देंगे हम, 25 या 75 और 25 चौका 100। तो हम इस रूप में बदल सकते हैं ना इसे। इसी रूप में जो संख्याएं लिखी होती हैं भिन्न के रूप में, वही क्या कहलाती हैं, हमारी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो ये वाले जो 2 दशमलव हैं शुरू के, इनसे बनी है हमारी परिमेय संख्याएं, और ये जो तीसरा वाला है अशांत अनावर्ती का, इससे हमारी आई है अपरिमेय संख्या, और इसको परिमेय संख्याओं को अंग्रेजी में बोलते हैं रेशनल नंबर। आप बिल्कुल चिंतित मत होइएगा, आपको नोट्स अभी आगे दिखेंगे, पहले हम चीज़ों को समझ रहे हैं, फिर मैं आपको नोट से रिवीजन भी कराऊंगा यहीं पे कि उनको कैसे पढ़ना है और कैसे साफ सुथरे तरीके से आपको मतलब नोट्स तैयार अपने कर लेने हैं, क्योंकि नोट्स आपके काम आएंगे लिखे हुए। तो आप थोड़ा सा इसमें अगर समझ गए मेरी बात, तो मैं नेक्स्ट पेज में चलता हूँ। यहाँ पे आपको अगर जल्दी होगी तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज में जो हम समझ रहे हैं परिमेय संख्याएं, जैसे अभी अभी हमने देखा कि दशमलव से हमें 2 संख्याएं मिली, एक मिली हमारी परिमेय और एक मिली हमें अपरिमेय। तो परिमेय संख्याएं जो थी, जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देखें, इसको अंग्रेजी में कहेंगे हमारा रेशनल नंबर और इसको कहेंगे हमारा इरेशनल नंबर। तो आप यहाँ पे देखिएगा एक एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 0.4 है ना, ये किस प्रकार का दशमलव है कि हम इसे बदल सकते हैं। जैसे हमने लिखा, इसको हमने लिख सकते हैं 4/10, और यहीं पे हमारा 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। तो हमारा इसके बाद इसका सरलतम रूप आ गया, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया, इसके बाद नहीं कटेगा। तो यही हमारा 0.4 जो है वो किसके बराबर है, 2/5 के। तो जिन दशमलव को भी इस रूप में प्रेजेंट कर सकते हैं, इस रूप का मतलब जैसे ये बटे में लिखा है P/Q के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, जहां पे P और Q हैं। क्या है P और Q, ऊपर नीचे क्या है लिखे हुए, पूर्णांक हैं, और Q उसका 0 नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन जो होती है ये परिमेय संख्याओं की होती है। तो आप थोड़ा सा देखेंगे इसकी परिभाषा क्या आप बनाएंगे, परिभाषा आपको रटनी नहीं है, हाथों हाथ आपको समझ आ गया होगा। क्या, वे संख्याएं जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक हैं तथा
Q 0 के बराबर नहीं है। ये आपको परिभाषा इसकी याद होनी चाहिए। आपसे कोई पूछेगा परिमेय संख्याएं क्या हैं, तो आप उसे सीधे सीधे बता देंगे कि जिन संख्याओं को या जिन दशमलव संख्याओं को हम P बटे Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां पे P और Q जो होंगे ये हमारे क्या होंगे, पूर्णांक होंगे। कोई भी पूर्णांक हमारा हो सकता है। और हमारा जो इसकी कंडीशन मेन है, आप ध्यान दीजिएगा, ये इसकी कंडीशन होती है कि Q जो है, जो नीचे हमारा लिखा हुआ है हर में, वो कभी भी 0 नहीं हो सकता है ना। तो ये कंडीशन आपको मेनली इसकी याद रखनी है। इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक, ये देखो Q हमारा 0 नहीं हो सकता, ये इसकी कंडीशन होती है। और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, जिनको हम P बटे Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। जैसे एग्जाम्पल के लिए बताएं, 0 पॉइंट, अभी मैंने लिखा था 3784, आप कोई भी नंबर ऐसे इस तरह से लिखा है और इसके आगे ऐसे डॉट डॉट लगा है। और आप जानते हैं इस तरह का प्रारूप कैसा होता है, अशांत अनावर्ती होता है। और अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें, जैसे ये किया, तो क्या हमें पता लग सकता है कि हम पॉइंट हटा के कितने 0 नीचे लगाएंगे? नहीं पता लगेगा। तो हम इस रूप में बदल ही नहीं सकते इस संख्या को कभी भी। तो जिन संख्याओं को हम P बटे Q के रूप में नहीं बदल सकते, उन्हीं संख्याओं को क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्याएं, है ना। एग्जाम्पल के लिए और भी याद रखना है क्या, परिमेय संख्या से रिलेटेड आपको क्या क्या सवाल आपसे पूछा जाएगा। तो जैसे 9th क्लास का आप वो खोलेंगे बुक, उसमें पहले ही चैप्टर में पहला सवाल आपसे यही किया जाएगा। आपसे पूछा जाएगा पहली एक्सरसाइज में कि 0 बताइए परिमेय संख्या है या नहीं। तो आप ध्यान रखें